तो वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस एक और नए वीडियो के अंदर और स्वागत है आपका डीएनडी क्लासेस के अंदर। तो मेरे दोस्तों, यहाँ पर हम आपको ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरे दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग वाला चैप्टर हमारा यहाँ पर चल रहा है। बेसिक्स बोल दो या फिर इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग बोल दो, एक ही बात है। तो यहाँ पर हम सारी की सारी थ्योरी कंप्लीट करने वाले हैं अकाउंटिंग की। एक बार थ्योरी कंप्लीट होने के बाद में फिर हम जाएंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि है हमारा प्रैक्टिकल पार्ट। तो यहाँ पर इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं मेरे दोस्तों बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये कवर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस आते हैं मेरे दोस्तों और बहुत ही इजी है। आप फटाफट से कंप्लीट कर लेंगे और पूरे साल ये टॉपिक्स ये नाम आप सुनने वाले हैं, आपको याद रहेंगे ये नाम। तो अभी अगर आपको मान लो याद भी नहीं हो पाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पूरे साल आप इसको सुनते जाएंगे, आपको लास्ट तक आते थे तो याद हो ही जाएंगे किसी भी हालत में। तो फिर देरी किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो मेरे दोस्तों यहाँ पर हम देखने वाले हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। टर्म्स का मतलब हो गया मेरे दोस्तों वो नाम जो कि हम पूरे साल या पूरे कॉमर्स में हम जो नाम काम में लेने वाले हैं, और वो नाम हो सकता है आपने आज से पहले कभी सुने भी ना हो। तो वो नाम हम यहाँ पर, वो शब्द हम यहाँ पर देखने वाले हैं जो हमने आज से पहले हो सकता है कि ना सुने हो। कुछ तो आपने सुने हो सकते हैं और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो आपने आज तक कभी ना सुने हो। तो जब तक हमें इन शब्दों का मतलब नहीं पता होगा, जब तक हम क्या कर पाएंगे, आगे समझ नहीं पाएंगे चीज़ों को। तो इसलिए सबसे पहले हमारी जो टर्म्स है, जो कॉमर्स की टर्म्स है, सबसे पहले तो हमारे को उसको समझना ज़रूरी है मेरे दोस्तों। तो देखो, टर्म्स के अंदर सबसे पहला जो टर्म आती है वो आती है भैया बेसिक ट्रांजेक्शन्स। तो यहाँ पर देखो, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स जो हैं, ट्रांजेक्शन हम किसको बोलेंगे? ए बिजनेस ट्रांजेक्शन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। The business transaction is an economic activity of the business that changes its financial position. आगे, when a transaction takes place, it result in a change in the value of some assets, liability और कैपिटल। सबसे पहले तो मैंने देखो आपको पहले भी पढ़ाया है, मैं कई बार ये ट्रांजेक्शन वर्ड काम में लेता हूँ। तो यहाँ पर ट्रांजेक्शन वर्ड से क्या लेना देना है? तो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि एक बिजनेस के अंदर हम किसको ट्रांजेक्शन बोलेंगे? हम सबसे पहली चीज़ तो हम उसे ट्रांजेक्शन बोलेंगे जो कि कैसी हो, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हो। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है मेरे दोस्तों? इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जो एक्टिविटी करने से मेरी जो बिज़नेस है उस बिज़नेस में इनकम जनरेट हो रही है, या तो मेरी असेट बदल रही है उसके अंदर, या मेरी लायबिलिटी बदल रही है, या फिर मेरे कैपिटल में अगर चेंज आ रहा है, तो मैं उसे क्या बोलूँगा? इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलूँगा। एक सिंपल लैंग्वेज में मेरे दोस्तों अगर मैं बात करूँ, तो मैं अगर मेरा टीचिंग मेरा प्रोफेशन है, मैं अगर यहाँ पर बच्चों को पढ़ाने के लिए बच्चों से फ़ीस लेता हूँ, तो यहाँ पर ये क्या कहलाएगी? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगी, क्योंकि मैंने जो मेरे प्रोफ़ेशन है, उस प्रोफ़ेशन को मैंने दूसरों को सर्व करा और वो देने के बदले में मैंने उनसे क्या चार्ज करी? फ़ीस चार्ज करी। तो यहाँ पर मेरे बिज़नेस में मेरी क्या हो रही है? यहाँ पर इनकम जनरेट हो रही है। तो यहाँ पर ये क्या कहलाएगी मेरे दोस्तों? इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगी। ऐसे ही एक डॉक्टर अपने पेशेंट को देखता है तो वो भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती है। और ऐसे ही एक वकील जो एडवोकेट है, वो अपने क्लाइंट को अगर कोई भी एडवाइस देता है तो वो क्या कहलाती है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती है। पर यहाँ पर मैं अगर बच्चों को पढ़ाऊँगा तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, पर अगर मेरे खुद के घर के बच्चों को अगर मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे फैमिली के बच्चों को अगर मैं पढ़ा रहा हूँ और उनसे तो मैं कोई फ़ीस चार्ज नहीं कर रहा हूँ, तो वो एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कहलाएगी। देखो, यहाँ भी मैं पढ़ा ही रहा हूँ, मेरे घर के बच्चों को भी क्या कर रहा हूँ? मैं पढ़ा रहा हूँ, और बाहर भी दूसरे बच्चों को भी क्या कर रहा हूँ? मैं पढ़ा रहा हूँ। पर जहाँ मैं जिनसे मैं फ़ीस चार्ज करता हूँ वो तो कहलाएगी इकोनॉमिक एक्टिविटी, और जिनसे फ़ीस चार्ज नहीं करता वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी यहाँ पर कहलाएगी। तो यहाँ पर बिज़नेस ट्रांजेक्शन में हम किसको इंक्लूड करते हैं? ओनली इकोनॉमिक एक्टिविटी को इंक्लूड करते हैं। जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है उसको हम यहाँ पर एज ए बिजनेस ट्रांजेक्शन कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी से कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसमें क्या आना चाहिए मेरे दोस्तों? चेंज आना चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगी? आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगी। आगे हम बोलते हैं फीचर्स ऑफ ट्रांजेक्शन। जो ट्रांजेक्शन से फीचर्स में हम देखते हैं, तो फीचर्स में क्या बोल रहा है? सबसे पहला फीचर तो क्या है भैया? इकोनॉमिक एक्टिविटी। दूसरा, क्लासिफाइड इनटू एक्सटर्नल एंड इंटरनल। अभी देखेंगे आगे। चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। चलो भैया एक एक करके देखते हैं इनको क्या बोल रहा है। सबसे पहले ये बोल रहा है इकोनॉमिक एक्टिविटी, इसकी बात हमने कर ली। दूसरा ये बोला क्लासिफाइड इनटू एक्सटर्नल और इंटरनल। तो यहाँ पर जो एक्टिविटी है वो किसी तरह की एक्सटर्नल एक्टिविटी भी हो सकती है और इंटरनल एक्टिविटी भी हो सकती है। बस वो कैसी एक्टिविटी होनी चाहिए? एक फाइनेंशियल एक्टिविटी होनी चाहिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए। दूसरी, चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पर कि मैंने क्या करा, यहाँ पर अपने फीस चार्ज करी है, तो फीस चार्ज करने से मेरी फाइनेंशियल पोजीशन में क्या होगा? चेंज आएगा। मेरी फाइनेंशियल पोजीशन क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ऐसे ही एक बिजनेस है, तो बिजनेस में अगर बिजनेस क्या कर रहा है?
मान लो बिजनेस क्या खरीद के लेके आ रहा है, एक मशीनरी परचेस करके लेके आ रहा है, और वो मशीनरी उसने कितने में खरीदी मेरे दोस्तों, 1 लाख रुपए में वो मशीनरी क्या खरीदी। अब जैसे वो मशीनरी आई तो डेफिनेटली हमारा प्रोडक्शन पहले के मुकाबले अब ज़्यादा होने लगेगा ना, क्योंकि हमने क्या खरीद ली, मशीनरी खरीद ली यहाँ पर। तो यहाँ पर ये मशीनरी खरीदने से मेरी फाइनेंशियल पोजीशन में क्या आने वाला है मेरे दोस्तों, चेंज आने वाला है। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे उसको, एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बोलेंगे यहाँ पर। ठीक है मेरे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। तो यहाँ पर सिर्फ वही ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करेंगे जिनको मॉनेटरी टर्म्स में मेजर किया जा सकता है। जिनको मॉनेटरी टर्म्स में मेजर नहीं किया जा सकता उनको हम रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते। ये बात तो हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं, बहुत स्टार्टिंग से हम ये बात करते आ रहे हैं कि मॉनेटरी टर्म्स में हम सारी की सारी ट्रांजेक्शन को क्या करेंगे, मेजर करेंगे। देखो यहाँ पर भी हमने जो मशीनरी परचेस करी उसको हमने क्या करा, एक मॉनेटरी टर्म्स में मेजर करा कि भैया 1 लाख रुपए की क्या खरीदी हमने, वो मशीनरी खरीदी है, यहाँ पर परचेस करी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो यहाँ पर ऐसे बोल रहा है कि फीचर्स में हम बात कर रहे हैं कि इट इन्वॉल्व्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, फॉर एग्जांपल व्हेन गुड्स आर परचेज और सोल्ड फॉर कैश और क्रेडिट। ठीक है ना, आप गुड्स परचेज कर रहे हैं यहाँ पर और कैश और क्रेडिट पे, तो यहाँ पर वो किस तरीके की एक्टिविटी हो जाएगी, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी यहाँ पर हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये बोल रहा है कि आगे ट्रांजेक्शन में बी क्लासिफाइड इनटू 2 वेज, एक्सटर्नल और इंटरनल। ये बात हमने कर ली। इट रिजल्ट इन चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म, ये भी हम क्या कर चुके हैं, बात कर चुके हैं। द चेंज मस्ट बी केपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है भैया, ये सारे के सारे पॉइंट हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि हो रहा है आपका पहले इनको हटा देते हैं यहाँ से। तो मेरे दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ये क्या बोल रहा है। तो ये बोल रहा है कि इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन ऑफ लाइक नेचर आर रिकॉर्डेड, एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड एट वन प्लेस, सच प्लेस इज टर्म्स अकाउंट। चलो भैया आगे क्या बोल रहा है, एन अकाउंट इज एन रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू ए पर्टिकुलर पर्सन और आइटम। एन अकाउंट इज ए लेजर रिकॉर्ड इन ए समराइज्ड फॉर्म। ऑल अकाउंट आर डिवाइडेड इनटू 2 साइड, द लेफ्ट साइड of an account is called debit side and a right side of account is called credit side। तो भैया ये कह रहा है कि जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन है, चाहे उससे आपकी ट्रांजेक्शन से आपके बिजनेस में कुछ भी बढ़ रहा है या घट रहा है, वो सारी की सारी ट्रांजेक्शन हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं, और रिकॉर्ड करने के बाद में उसको फिर कहाँ ट्रांसफर करते हैं, हम अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करते हैं मेरे दोस्तों। और अकाउंट का परफॉर्मा देखो कुछ इस तरीके का होता है। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है यहाँ पर कि अकाउंट का परफॉर्मा, इसको हम टी शेप अकाउंटिंग बोलते हैं मेरे दोस्तों। देखो यहाँ पर टी बना हुआ है ना, इस तरीके से टी बना हुआ है, इसलिए हमको ट्री शेप अकाउंटिंग बोलते हैं। अब इस टी की देखो 2 साइड हो गई, एक साइड तो ये हो गई और एक साइड ये हो गई। तो देखो ये वाली जो साइड है ये तो कहलाती है मेरे दोस्तों डेबिट साइड, और जो दूसरी साइड है वो क्या कहलाती है मेरे दोस्तों, क्रेडिट साइड कहलाती है। तो यहाँ पर ये यही बोलना चाह रहा है कि यहाँ पर हम ट्रांजेक्शन्स को जो है पोस्टेड करते हैं किसके अंदर, अकाउंट के अंदर, और अकाउंट्स की टी शेप अकाउंटिंग कहलाती है ये। और इसको 2 साइड होती है इसकी, एक तो होती है मेरे दोस्तों डेबिट साइड और दूसरी क्या होती है मेरे दोस्तों, क्रेडिट साइड। अभी आपको हो सकता है ये चीज़ कुछ खास समझ में ना आए कि सर ये क्या अकाउंट दिखा रहे हो, क्या टी शेप वी शेप बना रहे हो। मेरे दोस्तों दिमाग पे बिल्कुल भी जोर डालने की ज़रूरत नहीं है। जैसा जैसा मैं बताता जा रहा हूँ वैसे वैसा बस सुनते जाओ, ईजी वे में सुनते जाओ, क्योंकि ये अलग से चैप्टर है, अपन इसको बहुत ही अच्छी तरीके से आगे पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो अभी से इसके ऊपर ज़्यादा दिमाग पे प्रेशर डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर इजीली तुम्हारे को समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो बस सुन लो मैं क्या बोल रहा हूँ और देख लो, सब आने लगेगा आगे। ठीक है मेरे दोस्तों, देखो आगे बढ़ते हैं। आगे है आ रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट है भैया। इसको क्या बोल रहा है ये, कैपिटल वर्ड। भैया कैपिटल वर्ड आज से पहले आपने कभी सुना है क्या? हो सकता है कि आपने आजकल कुछ शॉर्ट्स और रील्स जो कि क्या कहते हैं इकोनॉमी से रिलेटेड बना रहा है कोई, या फिर अगर कोई स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बना रहा है, या फिर कोई बिजनेस की ऐसे ही आपके ट्यूटोरियल वगैरह इस तरह की चीज़ें कोई बना रहे हैं लोग बाग, तो वहाँ पर आपने हो सकता है कि कैपिटल वर्ड सुना हो। तो कैपिटल का मतलब क्या है, देखो अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते तो देखो हम आपको बताते हैं कैपिटल का मतलब क्या है। द अमाउंट एंड द थिंग्स विच आर इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर, विच आर इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन अ बिजनेस for compensation is called capital। अब यहाँ पर देखो 2 वर्ड नए आ गए, एक तो खुद कैपिटल वर्ड ही नया आ गया और एक प्रोप्राइटर वर्ड ही नया आ गया। तो सबसे पहली चीज तो ये क्या बोल रहा है कि एक प्रोप्राइटर पैसा या फिर कोई भी थिंग किस में लगा रहा है,
बिजनेस में लगा रहा है, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अगर कोई भी प्रोपराइटर पैसा लगा रहा है तो उससे हम क्या बोलेंगे, कैपिटल बोलेंगे। अब बात आती है भैया प्रोपराइटर की, तो भैया प्रोपराइटर दूसरा नाम है किसका, ओनर का। तो यहाँ पर हम ओनर के लिए एक वर्ड काम में ले सकते हैं, प्रोपराइटर। तो अगर प्रोपराइटर बोलो एक, ओनर बोलो एक ही बात है। तो यहाँ पर एक ओनर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कैश और काइंड में से कुछ भी लगाता है या फिर दोनों लगाता है, उसको हम कंसिडर करेंगे एज ए कैपिटल। तो कैपिटल का मतलब सिर्फ कैश ही नहीं होता मेरे दोस्तों, कैश भी हो गया और कोई भी काइंड भी हो गया, उसे भी हम क्या बोलेंगे भैया, कैपिटल बोलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, कंसल्टेंसी सर्विस डाल रहा हूँ, वहाँ पर एक शॉप मैंने खरीद ली और वो खरीद के क्या कर रहा हूँ, मैं मेरा बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। तो मैंने क्या करा, 10 लाख रुपए इनिशियली क्या करा, वहाँ पर इन्वेस्ट करा, 10 लाख रुपए लगाए। उस 10 लाख रुपए में मैंने शॉप भी खरीदी, शॉप के लिए कुछ सामान वामान भी लेके आया, पीसी लेके आया, सेटअप लेके आया। और मुझे अब क्या चाहिए थे वहाँ पर, मेरा जो पीसी रखने के लिए टेबल चाहिए थी, मुझे चेयर चाहिए थी, और ये सारे आइटम क्या है मेरे पास में ऑलरेडी घर में मेरे मौजूद है। तो मैंने क्या करा, यहाँ से टेबल और वो फर्नीचर में लेके कहाँ पर चला गया, मेरी शॉप के अंदर चला गया। तो मेरे दोस्तों अब ये जो टेबल और जो फर्नीचर है ये वहाँ पर किस में काम आ रहा है, मेरी शॉप पे काम आ रहा है। और क्योंकि मैंने ये सारी की चीज़ें इनिशियल स्टेज पे लगाई है, मेरा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लगाई है मेरे दोस्तों, तो वो जो मैंने 10 लाख रुपए कैश लगाए हैं वो, और जो मैंने फर्नीचर यहाँ से मेरे घर से ले जाके वहाँ पर लगाया है वो, दोनों की प्राइस मिलाकर क्या कहलाएगी, मेरी कैपिटल कहलाएगी। इसका मतलब मान लो मैंने 10 लाख रुपए कैश लगाए और जो मैंने फर्नीचर लगाया, उस फर्नीचर की जो वैल्यू है वो वैल्यू कितनी है मेरे दोस्तों, 1 लाख रुपए क्या है उसकी वैल्यू है। तो इसका मतलब जो मेरी कैपिटल होगी वो कितनी होगी, 10 लाख प्लस 1 लाख, 11 लाख रुपए की मेरी कैपिटल हो गई। तो कोई भी अगर तुम्हें बोले कि भैया कैपिटल क्या है, तो सिर्फ कैश वर्ड काम में मत लेना, दोनों वर्ड काम में लेना, कैश और काइंड, ठीक है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते, देखो उसने एग्जांपल भी दे रखा है। फॉर एग्जांपल इसे प्रोपराइटर स्टार्ट बिजनेस विद ए कैपिटल ऑफ रुपीज़ 1 लाख रुपीज़, गुड्स 50,000 रुपीज़। यहाँ पर एक वर्ड आया भैया गुड्स, गुड्स का मतलब हो गया मेरे दोस्तों रॉ मटेरियल, यानी जिस चीज़ का भी मैं बिज़नेस करता हूँ वो सामान मेरा क्या कहलाएगा, गुड्स। मान लो मैं मार्कर का बिज़नेस करता हूँ, स्टेशनरी का बिज़नेस करता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, मार्कर खरीद के लेके आता हूँ, रजिस्टर खरीद के लेके आता हूँ, है ना, ये सारे के सारे सामान खरीद के लेके आके क्या करता हूँ, इस सामान को बेच देता हूँ, मेरे घर में तो काम में लेता नहीं हूँ। तो ये सारा का सारा सामान जब मैं खरीद के लेके आऊँगा, इसको मैं क्या बोलूँगा, यहाँ पर गुड्स बोलूँगा। तो गुड्स हमेशा टर्म जो है वो किसके लिए काम में ली जाती है, गुड्स हमेशा उस सामान के लिए काम में ली जाती है जो कि मैं रीसेल के लिए परचेस करके लेके आया हूँ, उसे हम क्या बोलेंगे, गुड्स। तो अगर मेरे पास में पहले से कोई गुड्स पड़ा हुआ है, वो भी अगर मैंने बिजनेस में लगाया है स्टार्ट करने के लिए, तो वो गुड्स भी किस में कंसिडर हो जाएगा मेरे दोस्तों, कैपिटल में कंसिडर हो जाएगा। मेरे पास में कोई मशीनरी पड़ी है घर पे, वो मशीनरी मैंने लगा दी, या फिर तो वो सारे के सारे मिला के क्या हो जाएगी, देखो कैपिटल। देखो 1 लाख रुपये का कैश लगाया, 50,000 रुपये का गुड्स लगाया, 1,50,000 रुपये, और 50,000 रुपये की क्या लगा दी, उसने मशीनरी लगा दी। तो यहाँ पर कैपिटल कुल मिला के कितनी हो जाती है मेरे दोस्तों, 2 लाख रुपये हो जाती है। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये पॉइंट में क्या बोल रहा है मेरे दोस्तों, ड्राइंग्स। अब देखो यार, एक बिल्कुल नया वर्ड आ रहा है यहाँ पर, ड्राइंग्स। आप बोलो कि सर ड्राइंग है वो, ड्राइंग्स ड्राइंग्स क्या बोल रहे हो। अरे मेरे दोस्तों ड्राइंग्स ही है वो, जरा सुनो ध्यान से। ड्राइंग्स होता क्या है, ये जो ओनर है ना, ओनर, ये ओनर क्या करता है, अपने पर्सनल यूज़ के लिए अगर उसने कुछ भी बिजनेस से सामान निकाल लिया, वो चाहे कैश निकाला हो, काइंड निकाला हो, उसे ड्राइंग बोलते हैं। इसको समझना भैया, मेरा स्टेशनरी, मार्कर और ये सारे के सारे का बिज़नेस है, और अगर मुझे घर में ही कुछ स्टेशनरी की ज़रूरत पड़ रही है, कुछ पेन की ज़रूरत पड़ रही है, कुछ रजिस्टर की ज़रूरत पड़ रही है, तो मैं किसी और की दुकान से तो खरीद के लेके आऊँगा नहीं, अपनी ही दुकान से सामान खरीद लेके आ जाऊँगा। और मैं लेके आ जाऊँगा, ऐसा थोड़ी ना है कि भैया 10 रुपये का, 15 रुपये का मार्कर लेके आया, जेब से 15 रुपये निकाल के गल्ले में डाल दिए, नहीं ऐसा थोड़ा करूँगा। बस मैं मार्कर लेके आ जाऊँगा। पर यहाँ पर हमारा जो बिज़नेस है, वो बिज़नेस इसको भी क्या मानता है, ट्रांजेक्शन मानता है। और इसको कैसी ट्रांजेक्शन मानता है, इसको वो मानता है कि जो ओनर है ना, ओनर, उसने क्या करा, अपनी पर्सनल यूज़ के लिए हमारे बिज़नेस से क्या निकाल लिया, गुड्स निकाल लिया। अभी जो मैंने एग्जांपल दिया उसमें तो मैंने क्या निकाला है, गुड्स निकाला है। हो सकता है मैं कैश भी निकालूँ, वहाँ पर गले में जो मेरा कैश पड़ा रहता है, उस कैश को भी क्या कर सकता हूँ, मैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए, मेरी गाड़ी खड़ी है सामने, उसमें मुझे पेट्रोल डलवाना था, अब वो गाड़ी में मेरे पर्सनल यूज़ के लिए काम में लेता हूँ, और उसमें मैं पेट्रोल डला रहा हूँ, और पैसा कहाँ से निकाल रहा हूँ, गल्ले में से निकाल रहा हूँ। इसका मतलब मैं वो पैसा कहाँ से निकाल रहा हूँ, बिज़नेस में से निकाल रहा हूँ, और बिज़नेस में से वो पैसा निकाल के मैं कहाँ पर यूज़ ले रहा हूँ, मेरे पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ में ले रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने चाहे कैश निकाला हो या फिर मैंने कोई गुड्स निकाला हो अपने पर्सनल यूज़ के लिए, यानी ओनर ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए इन दोनों में से कोई भी आइटम निकाला हो, उसे हम किस नाम से बोलेंगे, ड्राइंग्स के नाम से बोलेंगे। यहाँ पर क्या बोल रहा है, एनी कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स विड्रॉ बाय द ओनर फॉर इट्स पर्सनल यूज। विड्रॉ कर रहा है किसके लिए, फॉर इट्स पर्सनल यूज, तो हम उसे क्या बोलेंगे, फॉर एनी प्राइवेट पेमेंट आर कॉल्ड
ड्राइंग्स, नोट्स, ड्राइंग्स ऑलवेज रिड्यूस बिजनेस कैपिटल। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जैसे जैसे आप ड्राइंग करते जाओगे वैसे वैसे आपकी कैपिटल क्या होती जाएगी मेरे दोस्तों, कम होती जाएगी। इस चीज़ को हम आगे और बेहतर तरीके से मेरे दोस्तों समझेंगे। तो यहाँ पर बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ और देखते हैं कि अगला पॉइंट क्या आता है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है मेरे दोस्तों, वो आ रही है मेरे दोस्तों लाइबिलिटीज़। यहाँ पर आप एक लाइबिलिटी वर्ड, बिल्कुल नया वर्ड सुन रहे हैं, देखे जा रहा है लाइबिलिटी वर्ड क्या होता है। द अमाउंट विच बिजनेस इज लाइबल टू पे any outsider of business is called liability. For example, when a business purchase goods on credit from Ram, the amount owned by Ram is लाइबिलिटी। ये ऐसे बोल रहा है कि अगर आपके बिजनेस में आप कोई भी पैसा ऐसा लेके आए हो जिसका ओनर कौन है, एक आउटसाइडर है, और आपको थोड़े टाइम बाद में वो पैसा क्या करना है, उसको चुकाना है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, लाइबिलिटी। जैसे आपने गुड्स परचेस करा, किससे, राम से आपने गुड्स परचेस करा, पर आपने गुड्स कैसा परचेस करा, उससे क्रेडिट पे गुड्स परचेस करा। क्रेडिट का मतलब हो गया मेरे दोस्तों उधार पे। आपने क्या करा, उधार पे गुड्स क्या कर दिया, परचेस कर लिया, तो थोड़े टाइम बाद में आपको राम को पैसा चुकाना पड़ेगा ना मेरे दोस्तों। तो जब तक आप राम को पैसा नहीं चुका देते तब तक वो क्या कहलाएगी, लाइबिलिटी कहलाएगी। यहाँ पर मेरे दोस्तों आप दो वर्ड सुनेंगे, एक वर्ड तो आप सुनेंगे मेरे दोस्तों असेट्स, और यहाँ पर दूसरा वर्ड क्या सुनेंगे मेरे दोस्तों, लाइबिलिटी। तो यहाँ पर मैं आपको दोनों में बड़ा ही बेसिक सा सिंपल सा डिफरेंस बताता हूँ। अगर मेरे पास में कोई ऐसा आइटम है जिसकी ओनरशिप मेरे पास में है, मेरे पास में कोई ऐसा आइटम है जिसकी ओनरशिप किसके पास में है, मेरे पास में है, तो वो तो क्या कहलाएगी मेरे दोस्तों, असेट्स। जैसे ये मार्कर मैं खरीद के लेके आया, और मैं ये मार्कर खरीद के लेके आया, जिस भी प्राइस पे खरीदा मैंने वो प्राइस क्या कर दी, उस शॉपकीपर को क्या कर दी, दे दी। तो जैसे ही मैंने इस मार्कर के लिए उस शॉपकीपर को पैसा चुकाया, वैसे ही इसकी ओनरशिप कहाँ पर ट्रांसफ़र हो गई, मेरे पास ट्रांसफ़र हो गई। अब मैं इसका क्या हो गया मेरे दोस्तों, मालिक हो गया। जैसे ही मैं इसका मालिक हो गया, ये क्या कहलाएगी, मेरी असेट कहलाएगी। ऐसे ही ये भी मेरी एसेट है, ये टेबल भी मेरी एसेट है, ये बिल्डिंग भी मेरी एसेट है, क्योंकि इन सब के लिए मैंने क्या करी है मेरे दोस्तों, पेमेंट करी है। तो ऐसे ही एक बिजनेस के अंदर जो जो सामान बिजनेस खरीद के लेके आता है वो सारी की सारी उस बिजनेस की क्या कहलाती है, एसेट कहलाती है। जैसे बिजनेस की बिल्डिंग हो गई, जैसे बिजनेस का फर्नीचर हो गया, जैसे बिजनेस की मशीनरी हो गई, स्टॉक हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, ये सारा का सारा बिजनेस का कहलाता है मेरे दोस्तों, असेट कहलाता है, क्योंकि इसकी ओनरशिप किसके पास है, हमारे पास, और हमने इसके बदले में क्या करा है, कुछ ना कुछ अमाउंट पे करी है डेफिनेटली। इसके बाद में यहाँ पर बात आती है, दूसरा वर्ड आता है मेरे दोस्तों लाइबिलिटी। लाइबिलिटी में ऐसा है कि कोई आइटम हमारे पास में है तो सही, पर उस आइटम के ओनर हम नहीं हैं, उसके राइट्स हमारे पास में नहीं है, हमें वो चीज़ दोबारा थोड़े टाइम बाद में चुकानी पड़ेगी। जैसे यहाँ पर जो अभी ऊपर हमने एग्जांपल दिया था कि हमने क्या करा, राम से क्रेडिट पे गुड्स परचेस करा, तो हमने क्या करा, राम से गुड्स परचेस तो कर लिया, अब वो गुड्स कहाँ पर आ गया, हमारे पास में आ गया, पर क्या हमने इसके बदले अभी तक राम को कुछ पे करा है क्या, नहीं पे करा। जब तक हम इसके बदले में राम को कुछ पे नहीं कर देते तब तक इसकी ओनरशिप हमारे पास में ट्रांसफ़र नहीं होगी, और जब तक इसकी ओनरशिप हमारे पास में ट्रांसफ़र नहीं होगी, ये गुड्स भले ही हमारे पास में पड़ा है, पर ये फिर भी किसका कहलाएगा, राम का कहलाएगा। अगर राम ने हमें 10 दिन का टाइम दिया कि भैया 10 दिन में क्या दे देना, पैसा दे देना, और हम 10 दिन बाद भी अगर इसका पैसा नहीं देते हैं, तो राम के पास में ये राइट है कि राम आके और वो गुड्स क्या ले जाए, उठा के वापस ले जाए, या फिर तुमसे अमाउंट के लिए क्या करे, क्लेम करे मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर ओनरशिप जो है वो गुड्स तुम्हारे पास होते हुए भी ओनरशिप किसके पास में है, राम के पास में है, और वो ओनरशिप तब तक राम के पास में रहेगी जब तक कि तुम उसके बदले में राम को कुछ अमाउंट पे नहीं कर देते। ऐसे ही मान लो तुमने बैंक से क्या ले लिया मेरे दोस्तों, लोन ले लिया 5 लाख रुपए का, कितने सालों के लिए मेरे दोस्तों, 10 साल के लिए। तुमने क्या करा, बैंक से लोन ले लिया। अब देखो बैंक ने तुम्हें 5 लाख रुपए दे दिए, अब ये 5 लाख रुपए तुम्हारे हाथों में है, अब ये है तो तुम्हारे हाथों में, पर ये 5 लाख रुपए क्या तुम्हारे हैं क्या, नहीं, ये तुम्हारे नहीं है। तुम्हें 10 साल बाद में बैंक को वापस से ये 5 लाख रुपए क्या करने पड़ेंगे, चुकाने पड़ेंगे। तो देखो यहाँ पर 5 लाख रुपए तुम्हारे पास होते हुए भी तुम्हारे नहीं है, क्यों, क्योंकि उसकी ओनरशिप, फाइनल ओनरशिप तुम्हारे पास में नहीं है, ये उस पार्टी के पास में है जो क्या है, इसका ओनर है। तो यहाँ पर ऐसी चीज़ क्या कहलाएगी हमारे बिजनेस में, लाइबिलिटी कहलाती है, जिन चीज़ के बदले में हमारे को अमाउंट अभी पे करनी है मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर ये लाइबिलिटी का पार्ट खत्म होता है, और मैंने सिर्फ लाइबिलिटी ही नहीं, मैंने आपको यहाँ पर असेट्स भी समझा दिए। आगे असेट आएगी जब उसको और डिटेल में हम यहाँ पर देखेंगे। पर यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, लाइबिलिटी में भी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। यहाँ पर ये लाइबिलिटी को 2 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। एक तो ये बोल रहा है इंटरनल लाइबिलिटी, और एक ये बोल रहा है क्या,
एक्सटर्नल लाइबिलिटी। भैया इंटरनल लाइबिलिटी वो है, यानी ऐसे लोगों से हमने पैसा ले रखा है जो हमारे अंदर के आदमी हैं। और एक्सटर्नल लायबिलिटी का मतलब हो गया ऐसे लोगों से हमने पैसा ले रखा है या ऐसे लोग हमें पैसा मांगते हैं जो कि क्या हमारे बिजनेस के बाहर के आदमी है, थर्ड पार्टी है। जरा इसको और डिटेल में समझते हैं। आगे क्या बोल रहा है, all amounts which a business entitle has to pay to the proprietor or owner are internal liability such as capital or profit। ये बोल रहा है कि वो पैसा जो कि बिजनेस ओनर को चुकाना है वो कहलाएगी आपकी इंटरनल लाइबिलिटी। देखो हमारे यहाँ पर ना अकाउंटिंग कंसेप्ट चलता है, अभी हम पढ़ेंगे आगे अकाउंटिंग कंसेप्ट। उसमें हम क्या मानते हैं, एक तो होता है भैया हमारा बिजनेस और एक होता है भैया बिजनेसमैन। हम क्या करते हैं, दोनों को अलग अलग मानते हैं, हम दोनों को एक नहीं मानते। हम बोलते हैं बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है, बोथ आर सेपरेट लीगल एंटिटी। तो यहाँ पर बिजनेसमैन ने बिजनेस स्टार्ट करा, स्टार्ट करते ही बिजनेस क्या आ गया, एग्जिस्टेंस में आ गया। और जैसे बिजनेस एग्जिस्टेंस में आ गया, बिजनेस पैदा हो गया, वैसे बिजनेस क्या है अपने आप में अलग है और बिजनेसमैन क्या है, अलग है। अब बिजनेसमैन ने क्या करा, बिजनेस में लगाया पैसा, जिसे हम क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों, कैपिटल बोलते हैं। अब हम जितनी भी अकाउंटिंग करेंगे वो सारी किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे मेरे दोस्तों, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कोई भी एंट्री या कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो देखा जाए तो यहाँ पर जब बिजनेस स्टार्ट हुआ तो स्टार्ट होते ही बिजनेस के पास में क्या आया, पैसा आया। और उस पैसे का नाम क्या था, कैपिटल था। पर वो पैसा क्या बिजनेस का था क्या, नहीं, वो पैसा तो किसका था, बिजनेसमैन का था। बिजनेसमैन ने बिजनेस चलाने के लिए क्या लगाया, बिजनेस को पैसा दिया और उस पैसे को नाम दिया हमने कैपिटल। तो यहाँ पर ये पैसा बिजनेस का नहीं है, ये पैसा किसका है, बिजनेसमैन का है। इसीलिए यहाँ पर ये कैपिटल भी क्या कहलाएगी, लाइबिलिटी कहलाएगी मेरे दोस्तों। अब क्योंकि ये बिजनेसमैन ओनर ही है हमारे बिजनेस का, हमारे बिजनेस का अंदर का आदमी है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे भैया, इंटरनल लाइबिलिटी बोलेंगे। तो यहाँ पर कोई बोले कि भैया कैपिटल लाइबिलिटी होती है क्या, हाँ जी बिल्कुल लाइबिलिटी होती है। पर किस तरह की लाइबिलिटी होती है मेरे दोस्तों, तो इंटरनल लाइबिलिटी होती है, बस इतनी सी बात समझ लेना। यहाँ पर अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या एक्सटर्नल लाइबिलिटी। देखो जैसे मैं एक्सटर्नल लाइबिलिटी पढ़ा दूंगा तब तुम्हारे को इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं देखो एक्सटर्नल लाइबिलिटी की। तो क्या है, ऑल अमाउंट विच ए बिजनेस एंटाइटल हैज़ टू पे टू द आउटसाइडर आर नोन एज, आउटसाइडर को पे कर रहा है, आर नोन एज एक्सटर्नल लाइबिलिटी सच एज क्रेडिटर सच एज बिल्स पेबल। अब हमारे पास में कोई ऐसी अमाउंट पड़ी है जो हमारे को किसी आउटसाइडर को पे करनी है, तो हम क्या बोलेंगे उसको, हम उसको बोलेंगे एक्सटर्नल लाइबिलिटी। जैसे ये जो ऊपर वाला केस था, इसमें हम गुड्स परचेस करके आए थे, किससे, राम से हमने गुड्स परचेस करा था। तो क्योंकि क्रेडिट पे हमने गुड्स परचेस करा, इसलिए वो क्या कहलाएगी, हमारी लाइबिलिटी कहलाएगी। पर क्योंकि राम हमारे बिजनेस का आदमी तो है नहीं, राम तो क्या है, बाहर का आदमी है, राम क्या हमारा सप्लायर है, वो हमें गुड्स प्रोवाइड करवाता है। तो इसीलिए राम क्या हो जाएगा यहाँ पर, राम हो जाएगा यहाँ पर एक्सटर्नल लाइबिलिटी। बोलो इतनी सी बात समझ में आ गई क्या मेरे दोस्तों, समझ में आ गई तो फिर आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। देखिए जरा हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, फिर से इसको रब करना पड़ेगा यार, इसको रब अपने आप हो जाना चाहिए ना। चलो भैया आगे देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो इसने इंटरनल लाइबिलिटी का तो काम देखो यहीं खत्म हो जाता है, इतना बताते हैं कि भैया इंटरनल लाइबिलिटी और काम खत्म। पर एक्सटर्नल लाइबिलिटी को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो होती है भैया लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी जिसको हम फिक्स्ड लाइबिलिटी भी बोलते हैं, और एक होती है मेरे दोस्तों शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी जिसको करंट लाइबिलिटी भी बोलते हैं। अब देखो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म से मतलब क्या है। लॉन्ग टर्म का मतलब हो गया वो लाइबिलिटी जो कि 1 साल से ज़्यादा टिकने वाली है, और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी वो हो गई जो कि 1 साल से कम टिकने वाली है, उसे हम क्या बोलेंगे, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी बोलेंगे। तो देखो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी की। तो द लाइबिलिटी विच आर लाइबल टू पे मोर देन ए ईयर आर कॉल्ड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी सच एज बैंक लोन, डिबेंचर्स, बोरो फ्रॉम आउटसाइडर। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि वो लाइबिलिटी जो कि आपको चुकानी है कब, 1 साल बाद। अब वो 1 के 2 साल भी हो सकती है, 3 साल भी हो सकती है, 5 साल भी हो सकती है, 10 साल भी हो सकती है। कुल मिला के आपको कब चुकाना है, वो 1 साल बाद चुकाना है मेरे दोस्तों। इसलिए ऐसी लाइबिलिटी कौन सी लाइबिलिटी कहलाएगी मेरे दोस्तों, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी कहलाएगी या फिर फिक्स्ड लाइबिलिटी कहलाएगी मेरे दोस्तों। जैसे आप बैंक से लोन लेके आ गए 10 साल के लिए, या फिर आपने बैंक से नहीं किसी खुद के अपने जान पहचान वाले बंदे से क्या कर लिया, उधार ले लिया 5 साल के लिए, तो वो बोरिंग्स कहलाती है। ऐसे डिबेंचर्स होते हैं, डिबेंचर्स के बारे में हम आगे देखेंगे डिबेंचर्स क्या होते हैं। कुल मिला के इसमें भी आप क्या कर रहे हैं,
पैसा लेके आ रहे हैं बाहर से, जो कि आपको क्या करना है, चुकाना है, और वो क्या है, एज ए लोन है, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगी, आपकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। अब बात कर लेते हैं भैया, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी बोल दो या करंट लाइबिलिटी बोल दो, एक ही बात है। शॉर्ट टर्म का मतलब हो गया वो लाइबिलिटी जो कि आपको 12 महीने के अंदर अंदर ही पे करनी है, वो आपकी कहलाएगी क्या, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी विच आर लाइबल टू पे विद इन ए ईयर आर कॉल्ड करंट लाइबिलिटी सच एज सनरीज क्रेडिटर्स। यहाँ पर जो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी एग्जांपल है मेरे दोस्तों, वो एग्जांपल क्या है, क्रेडिटर है, बिल्स पेबल है, बैंक ओवरड्राफ्ट है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले अपन समझ लेते हैं कि भैया क्रेडिटर कौन होते हैं। तो देखो वो सप्लायर्स जिनसे हमने क्या करा है, क्रेडिट पे गुड्स परचेस करा है, वो क्या कहलाते हैं। जैसे हमने ऊपर अभी जो एग्जांपल दिया, इस एग्जांपल में हमने देखा था कि राम ने क्या करा, राम से हमने क्या करा, गुड्स परचेस करा, और वो जो गुड्स परचेस करा वो हमने किस पे परचेस करा, क्रेडिट पे परचेस करा। तो राम हमारे हमारे लिए क्या कहलाएगा, राम हमारे लिए कहलाएगा क्रेडिटर। और राम जैसे वो सारे सप्लायर क्रेडिटर कहलाएंगे जिनसे हम गुड्स लेके तो आ गए हैं, पर अभी तक हमने उसकी पेमेंट नहीं करी है, वो सब क्या कहलाएंगे, क्रेडिटर कहलाएंगे। और क्रेडिटर ही आगे चल के एक उनका दूसरा एक रूप बन जाता है बिल्स पेबल वाला, इसको हम अभी नहीं समझेंगे। बिल्स पेबल में भी आप इतना ध्यान रखें कि वो बिल है जिसकी क्या करनी है, आपको पेमेंट करनी है, उसे हम क्या बोलेंगे, बिल्स पेबल बोलेंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट यहाँ पर एक नया वर्ड है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब है बैंक का नेगेटिव बैलेंस। अब आप बोलोगे सर बैंक का नेगेटिव बैलेंस, हाँ मेरे दोस्तों, बैंक का नेगेटिव बैलेंस भी जा सकता है, यानी आप बैंक से वो पैसा भी निकाल सकते हो जो बैंक में आपके है ही नहीं। उस तरीके से समझाता हूँ, तुम्हारे बैंक अकाउंट में 10,000 रुपये पड़े हैं, तो तुम बैंक से 5,000 रुपये निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। बैंक से 8,000 रुपये निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। बैंक से 10,000 रुपये निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। पर क्या बैंक से 11,000 रुपये निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि बैंक में है ही 10,000 रुपये, तो 11,000 रुपये कहाँ से निकलेंगे। बट मेरे दोस्तों, जो बिजनेसमैन होते हैं ना, बिजनेसमैन, उनका एक अकाउंट खुलता है अलग से, उसको हम क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों, करंट अकाउंट बोलते हैं। जो हम अकाउंट खुलाते हैं वो होता है सेविंग अकाउंट, और जो बिजनेसमैन अकाउंट खुलाता है वो खुलाता है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट के फीचर्स अलग होते हैं, वो आप इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे आगे कि करंट अकाउंट क्या होता है, वहाँ पर देखना आप। अभी फिलहाल मैं आपको इतना बताता हूँ कि करंट अकाउंट के जो फीचर्स होते हैं, वैसे तो कई सारे फीचर्स होते हैं करंट अकाउंट के, पर जो करंट अकाउंट का एक सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है, जो सबसे फेमस फीचर है, वो फीचर है भैया ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में यह है कि अब की बार अगर बिजनेसमैन के अकाउंट में 10,000 रुपये पड़े हैं, तो वो बैंक से 11,000 रुपये की पेमेंट कर सकता है, बैंक से 12,000 रुपये की पेमेंट कर सकता है। क्रेडिट की एक लिमिट होती है, बैंक ने लिमिट डिसाइड कर दी कि भैया जैसे आपका क्रेडिट कार्ड होता है ना, क्रेडिट कार्ड के 50,000 रुपये क्रेडिट कार्ड है, तो 50,000 रुपये क्रेडिट कार्ड का मतलब क्या हो गया, आप 50,000 रुपये तक की शॉपिंग कर सकते हैं उधारी में। भले ही आपके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं है, पर फिर भी आप क्या कर सकते हैं, उधार में 50,000 रुपये क्या कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। बिल्कुल वैसा ही है क्या, ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट में भी क्या है, आपको एक क्रेडिट लिमिट मिलती है, आप क्या करते हैं, उतनी लिमिट तक पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, भले ही आपके बैंक अकाउंट में पैसा ना हो फिर भी। ठीक है मेरे दोस्तों, तो यहाँ पर वो क्या कहलाता है, बैंक ओवरड्राफ्ट कहलाता है। तो यहाँ पर हमने लाइबिलिटी को कितने पार्ट में बांटा, यहाँ पर अपने लाइबिलिटी को 2 पार्ट्स में बांटा। एक तो हो गई तुम्हारी क्या, इंटरनल लाइबिलिटी, और एक हो गई एक्सटर्नल लाइबिलिटी। इंटरनल लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी है जो ओनर ने जो पैसा लगा रखा है, वो क्या कहलाएगी, आपकी इंटरनल लाइबिलिटी। बस इंटरनल लाइबिलिटी को इतना ही जानते हैं, इससे ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं किसकी, एक्सटर्नल लाइबिलिटी की। तो एक्सटर्नल लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी होती है जिसमें हमें पैसा क्या करना है, एक थर्ड पार्टी को, यानी बिजनेस के बाहर वाले किसी पर्सन को पैसा चुकाना है, वो हुई आपकी क्या, एक्सटर्नल लाइबिलिटी। अब एक्सटर्नल लाइबिलिटी को 2 पार्ट्स में बांट रखा है यहाँ पर, एक लॉन्ग टर्म हो गई, एक शॉर्ट टर्म हो गई। तो यहाँ पर जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी है जिसको हमारे को पे करना है क्या, 1 साल बाद। और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी क्या हो गई, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी वो हो गई जिसको हमारे को पे करना है क्या, विद इन ए अकाउंटिंग पीरियड या विद इन 1 ईयर। तो वो हो गई आपकी यहाँ पर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। तो यहाँ पर आपका लाइबिलिटीज का पार्ट क्या होता है मेरे दोस्तों, कंप्लीट होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बढ़ते हैं किसकी तरफ मेरे दोस्तों, असेट्स वाले पार्ट की तरफ, की असेट्स क्या होता है। तो मेरे दोस्तों असेट देखो यहाँ पर क्या बनी है, बिल्डिंग बनी हुई है ना। तो भैया देखो मैंने अभी अभी आपको समझाया था पहले ही कि जिस भी चीज़ की ओनरशिप किसके पास है, हमारे पास है, यानी बिजनेस के पास है, वो क्या कहलाएगी, उसकी एसेट कहलाएगी। अब उसकी बिल्डिंग हो गई, फर्नीचर हो गया, प्लांट मशीनरी हो गई, कुछ भी XYZ हो गया, एनीथिंग विच इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए बिजनेस एंटरप्राइज इंक्लूड द अमाउंट ड्यू टू इट फॉर अदर्स इज कॉल्ड असेट्स। बोलो ठीक है। इन अदर वर्ड्स, एनीथिंग विच विल अनेबल to business enterprise to get cash benefits in future in and assets such as cash and bank stock, furniture, machinery, building
बिल्स रिसीवेबल एक्सेट्रा। देखो यहाँ पर इसने एक बात और बोली है, एक ऐसी चीज़ हमने परचेस कर रखी है जो कि आपके बिजनेस को क्या देती है, बेनिफिट्स देती है, वो क्या कहलाती है, आपके एसेट कहलाती है। जैसे हमारी बिल्डिंग, भैया वो बिल्डिंग ही है जो हमारे को प्रोटेक्ट करती है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पर बिल्डिंग का क्या है, हमारे को बेनिफिट है, तो वो क्या कहलाएगी, हमारी एसेट कहलाएगी। हमारी मशीनरी से हमारे को बेनिफिट क्या है, वही क्या कर रही है, हमारा गुड्स बना के हमें दे रही है, तो हमारी क्या है, उससे हमारा बेनिफिट है, तो क्या कहलाएगी, वो हमारी एसेट कहलाएगी। तो यहाँ पर ये हमने देखा एसेट का मतलब क्या होता है। अब जैसे लायबिलिटी को उसने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, ऐसे ही उसने असेट्स को भी क्या कर रखा है, अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर रखा है। यहाँ पर फिक्स्ड असेट्स होती है जिसको आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म असेट्स भी बोल सकते हैं। देखो सेम टू सेम है, सिर्फ नाम अलग है इसका, बाकी सेम है। देखो यहाँ पर क्या है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगी, ये लॉन्ग टर्म असेट हो जाएगी। इसको फिक्स्ड लायबिलिटी बोला है, इसको फिक्स्ड असेट बोला है। ऐसे क्या है, ये करंट लायबिलिटी है ना, तो करंट लायबिलिटी का बिल्कुल उल्टा क्या हो गया, करंट असेट हो गया। अब इस करंट असेट्स को शॉर्ट टर्म असेट भी बोल सकते हैं। बस वही वाली बात आ गई, फीचर सेम है। लॉन्ग टर्म किसको बोलेंगे, लॉन्ग टर्म उसको बोलेंगे जिसका टेनओवर 1 साल से ज्यादा रहने वाला है, और शॉर्ट टर्म या करंट किसको बोलेंगे, जिसका टेनओवर 1 साल से कम रहने वाला है। देखो यहाँ पर फिक्स्ड असेट्स रेफर टू दोज असेट्स विच आर held for continued use in the business for the purpose of producing goods or services and are not meant for resale। हमने वो असेट हमारे पास में है जो कि हमारे बिजनेस को क्या करते हैं, बिजनेस के लिए यूजफुल होती है, और हमारे प्रोडक्शन के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज जनरेट करने के लिए जो भी हमारी असेट काम में आ रही है, उसे हम कैसी असेट बोलेंगे, फिक्स्ड असेट्स बोलेंगे। और इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये वो असेट है जो कि हमने रीसेल के लिए परचेस नहीं करी है। जैसे अगर मेरा मार्कर बनाने का बिजनेस है, अगर मैं मार्कर बेचता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, पहले तो ये मार्कर खरीदूंगा, और खरीद के फिर क्या कर दूंगा, इसको आगे बेच दूंगा। तो ये मैंने मार्कर खरीदा ही क्यों है, बेचने के लिए खरीदा है, तो ये तो क्या कहलाएगा, गुड्स। बट अगर मैंने मेरी शॉप में बैठने के लिए मुझे टेबल चाहिए, फर्नीचर चाहिए, यूज़ करने के लिए कंप्यूटर चाहिए, ये मैंने वापस बेचने के लिए तो नहीं खरीदा, तो ये क्या कहलाएगी, मेरी असेट कहलाएगी मेरे दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर ये हो जाती है मेरे दोस्तों फिक्स्ड असेट्स। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, तो देखो फिक्स्ड असेट्स के एग्जांपल क्या होगा, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, मोटर कार हो गया, एक्सेट्रा हो गया। और इनका टेनओवर भी 1 साल से ज़्यादा का रहता है। बिल्डिंग आपकी भैया हर साल थोड़ा ना आप खरीदते हो बिल्डिंग, नहीं भैया, एक बार बिल्डिंग खरीद ली बात खत्म। ऐसी मशीनरी भी हर साल नहीं खरीदते हो, एक बार खरीद ली बात खत्म। ठीक है, आगे देखो करंट असेट्स। करंट असेट्स की बात करें तो क्या बोल रहे हैं, करंट असेट्स आर दोज असेट्स विच आर मेंट फॉर सेल or which the management would want to convert into cash within one accounting period। तो करंट असेट्स कौन सी असेट है, करंट असेट्स वो असेट है जो कि मैनेजमेंट ने खरीदी है, किसके लिए, फॉर सेलिंग पर्पस। हमने खरीदी तो है, पर हमें खरीदी क्यों है, ताकि हम उसको दोबारा क्या कर देंगे, बेच देंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, करंट असेट बोलेंगे। या फिर ऐसी एसेट जो हमारे पास में अभी है, पर वो 1 साल के अंदर अंदर क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, उसे हम क्या बोलेंगे भैया, करंट असेट्स बोलेंगे। तो देखो as such assets are called current assets, फॉर एग्जाम्पल डेटर्स, स्टॉक, बिल्स रिसेबल। अब देखो स्टॉक का मतलब हो गया हमारा रॉ मटेरियल, तो जो रॉ मटेरियल है वो हमने खरीदा ही क्यों है, हम बेचने के लिए खरीदा है, और साल भर के अंदर अंदर ही बेचना है। साल भर में क्यों, रोज खरीदो रोज बेचो, आपका बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है तो ठीक है। और उसके बाद में डेटर्स, देखो डेटर्स यहाँ पर एक नया वर्ड आया है। तो मेरे दोस्तों डेटर्स क्या है, अभी हम आगे पढ़ेंगे, वैसे तो डेटर्स क्या होते हैं अलग से डिटेल में ही पढ़ेंगे, पर फिर भी मैं आपको यहाँ पर अभी शॉर्ट में बता देता हूँ कि डेटर्स क्या होता है। भैया डेटर्स वो लोग होते हैं जिनको आपने क्रेडिट पे गुड्स सेल कर दिया है। जैसे आप क्रेडिट पे गुड्स परचेज करके लेके आते हो, ऐसे ही आप क्रेडिट्स में गुड्स सेल भी कर सकते हो। तो आपने जिन लोगों को क्रेडिट पे गुड्स सेल कर दिया, उन लोगों को हम क्या बोलेंगे मेरे दोस्तों, डेटर्स बोलेंगे। उनको डेटर्स इसलिए बोलेंगे क्योंकि हम उनमें क्या मांगते हैं, पैसे मांगते हैं। आफ्टर सम टाइम हम क्या करेंगे, उनको बोलेंगे, वसूली करेंगे उनसे कि भैया लाओ, तुम हमसे गुड्स खरीद के लेके गए थे 10,000 रुपये का, लाओ 10,000 रुपये दे दो। और अगर 10,000 रुपये नहीं दोगे तो हम क्या करेंगे, उनका गुड्स उठा के ले आएंगे हमारा, क्योंकि उस गुड्स पे किसका राइट है, हमारा राइट है। कब तक राइट है हमारा उस पर, जब तक राइट रहेगा, जब तक वो हमारा कर देगा, उसकी पेमेंट नहीं कर देता। जब तक हमारा राइट किसके पास में रहेगा, उस गुड्स का राइट किसके पास में रहेगा, हमारे पास में रहेगा। ऐसे स्टॉक हो गया और ऐसे बिल्स रिसीवेबल हो गया। तो यहाँ पर ये टॉपिक क्या हो जाता है मेरे दोस्तों, खत्म हो जाता है। यहाँ तो हमने लायबिलिटी देख ली, हमने असेट्स देख ली। तो यहाँ पर थ्योरी के हिसाब से, मेरे हिसाब से इस वीडियो के लिए इतना टॉपिक बहुत है। अब तो मेरे दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खाते पीते रहें। जय हिंद।